So, welcome back, students. Till now, we have completed up to question number 11, and now we are going to move further ahead from question number 11 to question number 12, starting from question number 11. If you have any doubts in previous videos, you can ask in comments. I will try to respond to maximum number of the comments. And if you still have any doubts, you can also go through that video again, and that will help you to gain a better understanding. So starting from question number 11, force is given to be 100 Newton. So force is 100 Newton and area is 25 meter per square. 25 मीटर स्क्वायर. सो इसमें थ्रस्ट एंड प्रेशर कैलकुलेट करना है. सो थ्रस्ट जस्ट फोर्स के इक्वल होगा, बिकॉज हमें ये मेंशन नहीं है कि फोर्स परपेंडिकुलर है या नहीं है. So thrust is equal to force is equal to 100 Newton. Pressure is force by area. So force is 100 Newton, area is 25 meter square. यहाँ पे यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है. So it comes out to be 4 Pascal. Then अगर फोर्स को रिड्यूस किया जाए 25 न्यूटन पे, तो न्यू प्रेशर कितना हो जाएगा? न्यू फोर्स बाय एरिया, एरिया एज इट इज है, तो न्यू फोर्स हो जाता है 25, एरिया 25, आंसर कम्स आउट टू बी 1 पास्कल. नाउ चेंज इन प्रेशर. Change in pressure will be delta P is equal to P new minus P old, या as it is हम इसको P बोल सकते हैं. New is 1, old is 4, so change आया -3 Pascal. Okay, so this covers question number 11. Now question number 12. Okay, two object of masses having same size are dropped simultaneously from heights. तो यहाँ पे height mention नहीं है, ये शायद ड्यू टू जो एक मैथ इक्वेशन होती है उसकी वजह से शायद वो हाइट कॉपी नहीं हो पाई. तो हम सपोज कर लेते हैं कि पहले के लिए हाइट है h1 है 20 मीटर और h2 है 30 मीटर. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम दे वुड टेक टू रीच द ग्राउंड. विल द रेशियो remain same if one of the object is hollow, other is solid, both are hollow, size remaining the same in each case, give reason. ओके, तो यहाँ पे हम जो इसके लिए g यूज करेंगे वो हम 10 यूज करेंगे. और जो ये वाला केस है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि दो ऑब्जेक्ट है, उनका कुछ मास है. तो सपोज ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये है ग्राउंड. जो पहला ऑब्जेक्ट है वो h1 हाइट पे है, दूसरा वाला h2 पे है. h1 को हमने लिया है 20 मीटर और h2 को लिया 30 मीटर. इन दोनों को छोड़ा गया नीचे की तरफ, ड्रॉप कर दिया गया. अगर इनको ड्रॉप किया गया है तो यहाँ पे लिखा गया ड्रॉप. सो जब ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? 0.
सो u1 भी 0 है पहले ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी u2 दोनों 0 है। पहले ऑब्जेक्ट के लिए हाइट या डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए हाइट और डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। ओके, नाउ अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे यहाँ पे होंगे तो इन पे क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटी एक्ट करेगी और उससे क्या आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है। और जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं जी, एक्सेलरेशन को क्या यूज करते हैं जी, और इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन ईजी रहे, तो ये हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ग्राउंड पे रीच करने में उनको कितना टाइम लगेगा। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज कर सकते हो। ठीक है, सो हम पहले किसके लिए यूज कर रहे हैं, ये हम वन वाले ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे इसके लिए टाइम यहाँ पे 0 है और यहाँ पे टाइम की कोई वैल्यू है, टाइम इज इक्वल टू टी, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। ठीक है, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इस पॉइंट से 20 मीटर, जब टाइम टी हो जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t 0 है तो s की वैल्यू हो जाती है 20। ठीक है, u 0 है और टाइम भी 0 है। इतना कवर हो गया। अब उसके बाद क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, मीन्स इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लेते हैं, इसको हम रब करके डिफरेंट वे में करते हैं। एक मिनट, हम ऐसे लेते हैं, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है 20 मीटर है ग्राउंड से 20 मीटर, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल में ग्राउंड पे आ गया तो ग्राउंड को हम 0 में मेजर करते हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल है हमारा 0, इनिशियल है 20, तो -20 मीटर, क्योंकि आप नीचे की तरफ गए तो जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हुआ, इसलिए वो नेगेटिव आ गया। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जो -20 होगा, u की वैल्यू पहले के लिए 0 है, दूसरे के लिए भी 0 ही है, यहाँ पे कोई टाइम होगा, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा, -10, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे होता है, ऑलवेज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू सरफेस की तरफ लगता है, और जो नीचे वाली चीजें होती है वो नेगेटिव होती हैं। हमने आपको ये चीज सिखाई थी कि ये x है, ये y है, y में जो चीजें नीचे की तरफ होंगी वो नेगेटिव होंगी, और x में जो इस साइड होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा है, जो g है वो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है, वो इसलिए दोनों नेगेटिव हो गए। एंड यहाँ पे टाइम आता है टी स्क्वायर, तो -20 इज इक्वल टू, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, -5 टी स्क्वायर, और यहाँ से टी स्क्वायर आ जाएगा 4 और टी आ जाएगा 2 सेकेंड। तो पहले वाले के लिए टाइम आ जाता है 2 सेकेंड। अब सिमिलरली हम करते हैं सेकंड वाले के लिए,
सेकंड वाले के लिए हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं, इसके लिए हम ग्रीन से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली जो सेकंड वाला है उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थी 30, क्योंकि वो स्टार्टिंग में 30 मीटर ऊपर था। फाइनल हो गई उसकी फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि ग्राउंड को टच कर गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 माइनस 30, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 30 मीटर। अब इक्वेशन लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस है माइनस 30, यू 0 है इसके लिए भी, टाइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके लिए भी 0 ही होगा, सो माइनस 10 एंड टी स्क्वायर, सो माइनस 30 इज इक्वल टू ये आएगा माइनस 5 टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 6, और टी की वैल्यू आएगी रूट ऑफ 6, और रूट ऑफ 6 को आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ये 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, so root of 6 comes out to be 2.45 second. ओके, सो अब क्वेश्चन क्या था, रेशियो ऑफ टाइम वुड दे टेक रीच द ग्राउंड, विल द रेशियो रिमेन सेम। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, ये t1 आ गया और ये आ गया t2, सो जो रेशियो आएगा वो होगा t1 बाय t2 कम्स आउट टू बी 2 बाय 2.45, और जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा 0.82। ओके, अब क्या है, हमने हाइट की वैल्यू अपने हिसाब से ली थी, यहाँ पे अगर आप हाइट की वैल्यू डिफरेंट लेते हैं तो अलग रेशियो आ जाएगा, बट जो क्वेश्चन क्या है कि हमने रेशियो तो कैलकुलेट कर लिया, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज होलो एंड अदर इज सॉलिड, अगर पहला होलो है और दूसरा सॉलिड है, सो रेशियो चेंज नहीं होगा, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन हम यहाँ लेते हैं, दैट एयर्स इम्पैक्ट इज नेग्लेक्टेड। जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ये सोच के कर रहे हैं कि एयर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो अगर एयर का कोई इफेक्ट नहीं होता तो आप होलो लीजिए, सॉलिड लीजिए, एक को बड़ा लीजिए, एक को छोटा लीजिए, ठीक है, एक का साइज बड़ा कर दीजिए, एक के मास को 10 गुना कर दीजिए, 20 गुना कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकंड का भी यही है, क्योंकि जो, और इसका रीजन क्या है कि जो टाइम है, नीचे आने का टाइम है, जब हमने देखा जो हमारे पास इक्वेशन है ये सेकंड वाली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे स्टार्टिंग ये वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0 है, तो s की वैल्यू बच जाती है हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप टाइम की वैल्यू निकालो तो वो आती है 2s बाय ए का अंडर रूट। ओके, सो जो टाइम है नीचे आने का वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, s पे डिपेंड करता है, सो अगर s बढ़ता है इसका मीनिंग क्या है, टाइम बढ़ेगा, अगर s डिक्रीज होता है इसका मीनिंग क्या है, टाइम डिक्रीज होगा, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ए क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो सिर्फ टाइम को डिसाइड करने वाला कौन है, एस, या जिसको हम बोल देते हैं हाइट, तो सिर्फ टाइम है जो हाइट पे डिपेंड करता है, ना शेप पे डिपेंड करता,
ना मास पे डिपेंड करता, ना होलो, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। तो अगर हाइट को आप चेंज ना करें, बाकी कुछ भी चेंज करते रहें, और कंडीशन साथ में ये कि एयर के इफेक्ट को हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। सो 13th क्वेश्चन में, ए पीस ऑफ आयरन वेट 44.5 ग्राम इन एयर। ये जी फोर्स है, मीन्स ग्राम फोर्स नहीं है। सो एयर के अंदर मास है, मास इन एयर 44.5 GF। वाटर के अंदर मास है 39.5 GF। एंड ऑयल के अंदर मास है 40.3 GF। अब इस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक सोल्व कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। तो हम पहले इस वाली केस लेते हैं, वाटर का केस लेते हैं, और इसको हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि सपोज ये वाटर है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एयर का वेट है वही उसका एक्चुअल वेट माना जाता है। तो जो इसका एयर का वेट है वो तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा ही करेगा, और वो कितना है 44.5 जी है। अभी जो इसकी यूनिट्स हैं, आप यूनिट को इग्नोर कीजिए, क्योंकि हम सेम यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे तो ये यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डाउनवर्ड फोर्स जो 44.5 GF है, अब इस पे कितनी बायोन्सी लगे कि इसका नेट फोर्स कितना रह जाए, 33.5 रह जाए। जो नेट फोर्स है नीचे की तरफ वो कितना है, 39.5। तो इसके ऊपर कुछ बायोन्सी लगेगी, जो बॉयंट फोर्स होगा, बायोन्सी होगी, वो कितना होगा 5 GF। अगर ऊपर की तरफ 5 है, नीचे की तरफ 44.5 है, जो नेट होगा दोनों का सब्ट्रैक्ट होके, और जो डायरेक्शन जिसकी ज़्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उसकी तरफ डायरेक्शन होगी। तो 44.5 में से आप 5 को माइनस करेंगे, 35 आएगा। तो वाटर के केस में जो बॉयंट फोर्स होगा, आप इसको बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी वाटर के केस में कितना है, 5 ग्राम फोर्स। ओके, अब ऑयल का एग्जांपल लेते हैं। ऑयल को हम येलो से डील करते हैं। ये ऑयल है सिमिलर केस में, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है हमारा, और इसका डाउनवर्ड वेट उतना ही रहेगा जितना एयर में होता है, 44.5। बट जो नेट डाउनवर्ड है वो ऑयल के केस में कितना है, 40.3 है। तो यहाँ पे बॉयंसी कितनी होगी, कितना ऊपर की तरफ लिक्विड ने फोर्स लगाया होगा कि ये 40.3 रह जाए। सो दैट कम्स आउट टू बी 4.2 GF। 44.5 माइनस 4.2 आप करेंगे तो ये बचेगा 40.3 GF। सो लिक्विड के केस में जो बॉयंट फोर्स है वो है 4.2 GF। ठीक है, और हमने आपको एक चीज और बताई थी कि जो बॉयंट फोर्स है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। वो नंबर एक वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों केसेस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वॉल्यूम लिक्विड के अंदर बराबर है।
और ऐसा हम क्यों मान पा रहे हैं? क्योंकि ये जो वेट्स हैं इनकी वैल्यू 0 नहीं है, मीन्स ऑब्जेक्ट पूरा उसके अंदर डूबा हुआ है। तो दोनों केस में अगर ऑब्जेक्ट पूरा लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, पानी में भी और ऑयल में भी, तो उसके अंदर लिक्विड के अंदर जो उसकी वॉल्यूम है वो दोनों में इक्वल रहेगी। तो जो बॉइंट फोर्स सिर्फ बचता है वो किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पे डिपेंड करता है। मीन्स जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो आप देखिए बॉइंट फोर्स किसका ज़्यादा है? वाटर का ज़्यादा है, 5 ग्राम फोर्स 5 GF, और लिक्विड का 4.2 GF। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? लिक्विड की ज़्यादा होगी, या सॉरी वाटर की ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ से एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इतना कंक्लूजन हो गया। अब हमें निकालनी है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, सो जो हम ये लिखते हैं, यही हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। buoyant force is proportional to density of liquid। सो वाटर का buoyant force कितना है? 5 GF proportional to density of water। और लिक्विड का कितना है? 4.2 GF is proportional to density of liquid। अब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, लिक्विड को हम L लिख रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होता है? रो एल बाय रो डब्ल्यू होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें, मीन्स रो एल बाय रो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा 4.2 GF बाय 5 GF। यहाँ से कैंसिल होके आ जाएगा 42 बाय 50, और इसका आप कर सकते हो 21 बाय 25। सो ये आ जाता है, और ये देखिए रो एल बाय रो डब्ल्यू, रो एल बाय रो डब्ल्यू, तो ये दोनों सेम है। तो आप वैल्यूज को लिख सकते हैं कि जो रो एल डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो 21 बाय 25। तो ये आ जाएगी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये लिक्विड की वाटर के रिस्पेक्ट में आ गई। और अब हम निकालते हैं आयरन की, क्योंकि पहला पार्ट क्या है? आयरन की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो जब हम आयरन की रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेंगे तो आयरन का वेट कितना है? वो है 44.5 जी फोर्स। ठीक है, और बॉइंट फोर्स कितना है जो वाटर ने लगाया था? वाटर ने बॉइंट फोर्स निकाला था, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है 5 ग्राम, ये 5 GF। सो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये आएगी ये आएगी 44.5 GF बाय 5 GF। आप इनको कट करते हो और कैलकुलेट करते हो, ये आता है 8.9। ओके, सो हमारे पास अब दो वैल्यू आ चुकी हैं। आयरन की वाटर के रिस्पेक्ट में आ चुकी है, और जो लिक्विड की है वो वाटर के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि है 21 बाय 25। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है? आयरन बाय वाटर।
और इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड बाय वाटर। अब हमें लिक्विड उसकी वाटर की डेंसिटी गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब। सो हमें इसकी वैल्यू गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अगर हम दोनों में वैल्यूज पुट करें, पहले हमारे पास है 8.9 इज इक्वल टू रो आई बाय रो डब्ल्यू। तो यहाँ से जो रो आई उसकी वैल्यू आ जाएगी 8.9 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, and density of water is 1000. It comes out to be 8.9 into 10 is power 3 किलोग्राम मीटर क्यूब, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8900 kg पर मीटर क्यूब। दूसरे केस में हमारे पास है रो एल बाय रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 21/25। सो यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी 21/25 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो 21/25 इंटू 1000, ये कट होके आएगा 40 एंड इट कम्स आउट टू बी 480 kg पर मीटर क्यूब। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, आयरन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम किसकी है, वाटर की, और उससे कम है लिक्विड की। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। सो 14th क्वेश्चन का कुछ पार्ट मिसिंग है, पहले हम वो पार्ट कॉपी कर लेते हैं। सो हमने 14 क्वेश्चन के जो मिसिंग पार्ट थे उसको कॉपी कर लिया है। तब हम 14 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन है सॉलिड वेज 50 ग्राम फोर्स इन एयर। सो मास इन एयर इज 50 ग्राम फोर्स। यूनिट का आपको टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज हम सेम यूनिट में काम करेंगे तो यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। बस आप इस एज इट इज नंबर एज्यूम करके चलिए। और वाटर के अंदर उसका वेट कितना है, 44 GF। ओके, और ये देखा गिवन है कि कंप्लीटली इमर्ज्ड है, कि पानी के अंदर पूरा डूब गया है। तो अब थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें तो डायग्राम वाइज ऐसे है। ये वाटर है और ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अभी क्या है, जो 50 ग्राम फोर्स है वो तो नीचे एक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो एयर का वेट है, वही एक्चुअल वेट होता है। और वाटर का वेट गिवन है 44, मींस जो नेट है वाटर के अंदर फाइनल वो है 44 नीचे की तरफ। तो अब थ्रस्ट कितना लगा होगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 50 माइनस 44 कितना लगा होगा, 6 ग्राम फोर्स, और 50 माइनस 6 इज इक्वल टू 44। तो आप यहाँ से जो फर्स्ट पार्ट है, जो अब थ्रस्ट हो गया, अब थ्रस्ट हो गया 6 ग्राम फोर्स। ओके, अब हमें इसका निकालना है कि सॉलिड की वॉल्यूम कितनी है और उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है। तो हम रिलेटिव डेंसिटी प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम उसी से आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी होगी किसकी, सॉलिड की, इसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाता है जो अब थ्रस्ट लगा है, अब थ्रस्ट कितना लगा है, 6 ग्राम फोर्स, और जो इसका ओरिजिनल वेट था वो। तो इन दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 6/50 और 3/25।
अब रिलेटिव डेंसिटी का रो एस डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू कितनी है 3/25। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगी 3/25 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 3/25 इंटू 1000 40। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ जाती है 120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब हम आते हैं वॉल्यूम कैलकुलेशन पे। ये थोड़ा ट्रिकी है। अब देखिए मास गिवन है 50 ग्राम फोर्स, जो मास है वो फोर्स में गिवन है। नॉर्मली हमारे पास जो मास होता है वो किस में गिवन होता है, वो किलोग्राम में गिवन होता है। तो हमें इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हो, ये क्या है 1 ग्राम है, इसको आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा किलोग्राम। और ये अभी क्या है फोर्स है, सो ये 0 से 0 कैंसर, 5/100 किलोग्राम फोर्स। अब देखिए फोर्स से आप इसको जो ये फोर्स है इसको आप न्यूटन में कैसे लेके आओगे, ओ सॉरी नॉर्मल किलोग्राम में कैसे लेके आओगे, फोर्स को कैसे रिड्यूस करोगे। तो सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट है, किसमें है, फ्री फॉल में। ओके, तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होता है g, और -g होता है नेगेटिव साइन। बट अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। अगर हमारे पास 1 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। अगर हमारे पास 1 किलो का ऑब्जेक्ट है तो फोर्स होता है मास टाइम एक्सेलरेशन। तो मास 1 हो गया और एक्सेलरेशन है 10, तो 10 न्यूटन। तो ऐसे अगर आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो मास को तो वो न्यूटन में चला जाता है, और अगर आप एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दो तो वो वापस केजी में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये फोर्स है, इसको अगर हमें फोर्स से रिमूव करना तो हम इसको एक्सेलरेशन से डिवाइड कर देंगे, मीन्स ए से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ के केस में एक्सेलरेशन जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 10 से डिवाइड कर देंगे इजी कैलकुलेशन के लिए। तो ये बन जाएगा 5/1000 kg। ओके, तो ये मास आ गया। अब हमारे पास डेंसिटी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब डेंसिटी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास गिवन, और डेंसिटी है हमारे पास जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 120। मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 5 × 10⁻³ और इधर आ जाएगी वॉल्यूम। तो अगर हम इसको एडजस्ट करें तो 5 × 10⁻³ बाय 120 ये आ जाएगी वॉल्यूम। इसको आप ऐसे 24, तो 1/24 × 10⁻³ मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो ये था 14th क्वेश्चन। अब हम इससे आगे जाते हैं 15th क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे गिवन है कि कोई बॉल को ऊपर फेंका गया और उसकी मैक्सिमम हाइट है 10 मीटर है। सपोज कीजिए ग्राउंड है, बॉल को ऊपर फेंका गया, बॉल यहाँ तक जाती है, ठीक है, और जो जो ये डिस्टेंस है ये है 10 मीटर। अब हमने एक एग्जांपल प्रीवियसली पहले किया था, मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर जी। तो उसमें हमने आपको बताया था जब वो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे बॉल क्या होगी, जैसे
हम इसको ड्रॉ करें तो बॉल को किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया होगा तो बॉल ऐसे ऊपर गई होगी, ऊपर जाते 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 वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि जब आपने उसको फेंका ऊपर तो आपने उसको वेलोसिटी दी u, किसी इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका। उसके अगेंस्ट कौन एक्ट कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो u को रिड्यूस करता जाएगा और रिड्यूस होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे u जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पे जहाँ पे बॉल बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए रुकेगी और फिर से बॉल नीचे आना वापस स्टार्ट कर देगी, नीचे वाला पाथ स्टार्ट कर देगी। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। ओके, सो सिमिलरली यहाँ भी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और यहाँ पे कोई स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी जो हमें कैलकुलेट करनी होगी। सो स्टार्टिंग वेलोसिटी हमें पता नहीं, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो है 10। अब देखिए बॉल ऊपर की तरफ गई है, डिस्टेंस ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव रहेगा। एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के इक्वल होगा उसको हम -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है तो नेगेटिव होगा और हम इजी कैलकुलेशन के लिए वैल्यू लेते थे 10। तो जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे v जीरो है तो जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, एक्सेलरेशन है -10 और डिस्टेंस है 10, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -200, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा √200 एंड इट्स कम आउट टू बी 14.1 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा यू की वैल्यू। ओके, अब बताना है कि टाइम कितना लगा। ये 14.1 आप रूट कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, या जो √200 है इसको 2 इंटू 100 लिख के √2 इंटू √100, जो 2 का रूट होता है वो आप जब बार बार न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा 1.41 होता है, 100 का रूट 10 होता है, तो ये ऐसे 14.1 आ जाएगा। अब हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा। तो अगर हम पहले वाली इक्वेशन यूज करें v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v जीरो है, u की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 14.1 और ये वैल्यू देखिए पॉजिटिव आई है, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स ऊपर की तरफ, तो वही हमने बॉल को ऊपर की तरफ ही फेंका था, तो ये हमारी चीजें टैली करती है। प्लस एक्सेलरेशन को हमने -10 लिया है इनटू टाइम, ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये आ जाएगा -14.1 इज इक्वल टू -10t, माइनस से माइनस कैंसर और t आ जाएगा 14.1/10 और 1.41 सेकेंड। तो ये कवर होता है हमारा 15th क्वेश्चन। अब हम पहुंचते हैं 16th क्वेश्चन पे। तो ये साइड गिवन है, तो डायमेंशन क्या है? 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर और मास गिवन है 10 kg। तो अभी प्रेशर निकालना है कब? जब 10 kg का मास इस एरिया पे रखा जाए और जब 10 kg का मास इस एरिया पे रखा जाए। तो हम पहला ए कैलकुलेट करते हैं। ए के लिए जो एरिया है मीन साइड है वो 10 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखिए क्वेश्चन की बेसिक स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास
ये बॉक्स है, इसकी डायमेंशन आपको गिवन है। आप क्या करते हो, इसको एक टेबल के ऊपर रख देते हो, ये एक टेबल है, इसके ऊपर आपने इसको रख दिया। अब जब आप इसको टेबल पे रखते हो तो आप इसके डिफरेंट डिफरेंट फेसेस चूज कर सकते हो। जैसे ये है टॉप वाला फेस, इसको हम ए दे देते हैं। ये बॉटम फेस है बी, ये दो साइड के फेस हैं, ठीक है। ऐसे इसके टोटल कितने फेस होंगे, टोटल 6 फेस होंगे, ठीक है। और वो 6 फेसेस क्या होंगे, इन तीनों साइड का कॉम्बिनेशन होंगे। और हम वो सारे फेसेस भी आपको बता सकते हैं क्या क्या होंगे। तो देखिए, एक फेस होगा 40/25 का, एक होगा 40/10 का, फिर होगा 25/10 का, फिर होगा 25/40 का, और उसके बाद होंगे 40, 25, 10, 10/40 और 10/25। ये टोटल 6 फेस हो गए। अब इनमें से जो फेसेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। टॉप वाला फेस बॉटम वाले फेस के इक्वल होगा, तो अगर ये टॉप वाला फेस है तो ये बॉटम वाला फेस है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये दोनों फेसेस एक दूसरे के इक्वल होंगे और ये दोनों एक फेसेस एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि साइड जो पैरेलल फेसेस हैं वो डायमेंशन में इक्वल होते हैं। तो अगर हम यूनिक फेस की बात करें तो यूनिकली हमारे पास होंगे, यूनिक में तो 3 होंगे और टोटल में होंगे 6 फेस। ओके, तो हमें मास गिवन है, फेस गिवन है, फेस से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो जो पहला वाला फेस है इसका एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ और ब्रेथ को, और मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो 4 एरिया आएगा 1/40 मीटर स्क्वायर। अब नाउ प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। और फोर्स क्या होगा इसमें, अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। और वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, ग्रेविटी यानी कि mg। तो फोर्स होगा मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय एरिया। मास है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी 10 लेते हैं, और एरिया 1/40 है। ये 40 ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा 4000 पास्कल, PA। ओके, ये हो गया ए पार्ट। अब सोल्व करते हैं बी पार्ट। तो जो बी पार्ट है इसमें डायमेंशन गिवन है 40/10, डायमेंशन गिवन है 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा 40/100 इंटू 10/100। सो 0 से 0 कैंसर, एरिया 4/100, और इसको फिर से हम करते हैं कट, तो ये 1/25 मीटर स्क्वायर। फिर से प्रेशर का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, प्रेशर होगा फोर्स बाय एरिया, फोर्स होगा मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय एरिया। मास है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, एरिया 1/25, और ये कम्स आउट टू बी 2500 पास्कल। सो ये कवर होता है 16th क्वेश्चन। हम स्क्रीन क्लियर करते हैं और स्टार्ट करते हैं 17th क्वेश्चन। सेवनटीन्थ में क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेशर का रेशियो निकालना है जब एक बार 400 न्यूटन फोर्स है, 400 न्यूटन फोर्स को कहाँ पे रखा जाता है, 20/10 पे रखा जाता है और 10/15 पे रखा जाता है। तो
फोर्स सेम है 400 न्यूटन। जो पहला वाला केस है वहां पे डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फर्स्ट एरिया आ जाएगा 20/100 इंटू 10/100। जीरोज आप कैंसिल करोगे तो ये बचेगा 1/50 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से पहला वाला प्रेशर आएगा, और देखिए यहाँ पे फोर्स ऑलरेडी न्यूटन में गिवन है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 400/1/50 तो ये आ जाएगा 400 इंटू 50 और इट कम्स आउट टू 20,000 पास्कल। अब आता है सेकंड केस। अब डायमेंशन गिवन है 10/15, 10 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया आएगा A2 10/100 इंटू 15/100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि सेंटीमीटर में था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आएगा 15/1000 मीटर स्क्वायर। और प्रेशर आ जाएगा P2 और 100/15/1000। become 80, 3, so ये 26.9, it comes out to 26900 पास्कल। तो रेशियो निकालना हमें, मीन्स P1/P2 या P2/P1 भी हम निकाल सकते हैं। तो P2/P1 निकाल रहे हैं। सो P2/P1 मीन्स रेशियो 26900 बाय 20,000। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करते हो 100, 1345। सो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1.345 टाइम्स, ये रेशियो आएगा। अब हम 18th क्वेश्चन पे आते हैं। Two forces are ratio in 5:7. So F1 is ratio F2 है 5:7। तो यहाँ से आप लिख सकते हो F1/F2 is equal to 5/7। Acts on area ratio 4:5। So A1 ratio A2 is 4:5। So यहाँ से A1/A2 is 4/5। ओके, तो प्रेशर का रेशियो निकालना है। तो P1 हो जाएगा F1/A1, P2 हो जाएगा F2/A2। दोनों का रेशियो निकालें अगर P1/P2, सो ये हो जाएगा F1/A1 डिवाइड F2/A2। तो क्रॉस होगा F1/A1 इंटू A2/F2, और इसको ऐसे लिख सकते हो F1/F2 इंटू A2/A1। F1/F2 की वैल्यू ये रही 5/7 मल्टीप्लाई A2/A1। यहाँ पे हमारे पास A1/A2 है, तो इसको रिवर्स कर दो, A2/A1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/4। तो रेशियो आ जाएगा 25/28, और ये आएगा P1/P2। अब हम आते हैं 19th क्वेश्चन पे। सो अब देखिए ग्रेविटेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला था G F = G
m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ अर्थ गिवन है, तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 24 10⁻24 kg। मास ऑफ अर्थ हो गया। मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁻5। तो दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, तो फोर्स ग्रेविटेशनल हो जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून बाय जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सो जब अगर हम वैल्यूज पुट करें तो जो जी की वैल्यू होती है वो है 6.67 10⁻−11। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ मून है 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइड डिस्टेंस के स्क्वायर से, सो 3.84 इंटू 10⁻5 स्क्वायर। सो जब आप इन सबको कैलकुलेट करते हो तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो तीनों नंबर्स हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 ये कैलकुलेट करते हैं पहले। 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 296.148 इंटू 10⁻, पावर्स को अलग ऐड कर देते हैं, -11 प्लस 24 प्लस 22 डिवाइड इसका स्क्वायर करते हैं 3.84 का, ये आएगा 14.74 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 10। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, सो 296.148 डिवाइड 14.74, इन दोनों को डिवाइड करके आता है 20.09 इंटू 10⁻, ये 10 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का ऊपर जाके, तो -10 प्लस 24 प्लस 22, सॉरी ये -11 था एंड -10। तो जब आप पावर को सॉल्व करोगे तो 24 प्लस 22 -11 -10 तो 25 आएगी। सो हमारा आंसर आ जाएगा 20.09 इंटू 10⁻25 न्यूटन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ मून पे लगाएगा और मून अर्थ पे लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे। तो हम इसको क्लियर करते हैं। सो देखिए अब ये 20th क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना, बट अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो जब हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू होती है gm बाय डिस्टेंस स्क्वायर। और ये कैसे आया है ये आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखिएगा जहाँ पे हमने थ्योरी में इस पार्ट को डिस्कस किया था। और जो डी था वो कैसे था कि सपोज कीजिए ये अर्थ है, ये उसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस है r और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो जो इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट सरफेस से जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं h, और ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको बोला जाता है d। सो ये रिलेशन होता है d इज इक्वल टू h प्लस r। ओके, सो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो g इज इक्वल टू gm बाय r प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, अब ये गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h above the earth surface is half of the value of the acceleration due to gravity at the surface।
तो जब हम सरफेस पे होंगे तो सरफेस के लिए हम यहाँ से साइड स्टार्ट करते हैं। एट सरफेस, जब हम सरफेस पे हैं, हम इस पॉइंट पे हैं, हम इसको कलर डिफरेंट देते हैं। सरफेस हमारा यहाँ पे है, तो उसके लिए हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि हम ऊपर नहीं है, अभी हम सरफेस पे हैं। तो सरफेस के लिए हाइट की वैल्यू हो जाती है 0, और जी का फॉर्मूला बन जाता है GM बाय, हाइट को आप 0 पुट करोगे तो सिर्फ r² बचेगा, और इसको आप बोल देते हो ग्रेविटी एट सरफेस। अब इन्होंने आगे है एट हाइट h, तो जो हाइट है h है, तो हाइट h ही रहेगी, और हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी GM बाय r प्लस h का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इन्होंने बोला है कि हाइट पे जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है वो हाफ है जो सरफेस पे है। मींस सपोज कीजिए अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं g, क्योंकि सरफेस की वैल्यू को ही g माना जाता है। तो ये क्या हो गई? g बाय 2। सो इसको हटा देते हैं। अगर हमने इसको g बोला तो ये हो गया g बाय 2। तो साइड से कैलकुलेशन करते हैं। g बाय 2 क्या हो गया? GM बाय r प्लस h का स्क्वायर। अब g बाय 2, जो g है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? GM बाय r स्क्वायर के इक्वल मानी, तो ये हो जाएगा GM बाय 2 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू GM बाय r प्लस h का स्क्वायर। GM से GM कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 बाय 2 r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय r प्लस h होल स्क्वायर। दोनों को रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ से बचता है 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस h का स्क्वायर। दोनों साइड का रूट ले लेते हैं, रूट 2r स्क्वायर इज इक्वल टू रूट r प्लस h का स्क्वायर। रूट से पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे बचेगा √2, ये बचेगा √2 टाइम्स r। r का तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बट 2 का स्क्वायर नहीं था, तो इसलिए 2 पे रूट आ जाएगा इज इक्वल टू r प्लस h। तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी √2r माइनस r, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो √2 माइनस 1 इंटू r। √2 की वैल्यू होती है 1.41 माइनस 1 इंटू r इज इक्वल टू 0.41 टाइम्स r, और जो r होता है वो अप्रोक्सीमेटली 633 किलोमीटर होता है। तो यहाँ से आप वो हाइट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, 6300 मल्टीप्लाई 0.41, तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेट 2600 किलोमीटर। इस हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन पहले किए थे जहाँ पे हमने बोला है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जी कांस्टेंट रहता है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जी की वैल्यू हाफ हो गई। तो जी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो हमने थ्योरी डिस्कस की थी वहाँ पे आपको जाके देखना पड़ेगा, और वहाँ पे हमने एक जी कांस्टेंट कब रहेगा इसके लिए एक कंडीशन दी थी कि जो हाइट है, हाइट शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए जी की वैल्यू वेरी कर रही है। सो इस वीडियो में हमने अप टू 20 कवर कर लिया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिले, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।